बजट 2026, जिसमें आप आसान भाषा में समझ पा रहे हैं कि आखिरकार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो बजट पेश किया गया है वो आम आदमी के लिए कितना हित में है, कितना मुफीद साबित होगा। स्टूडियो में आप देख पा रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं अजय गिल जी, अर्थशास्त्री हैं, और हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर रहे हैं, वो भी अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, ओवरऑल क्या कहा जाए कि विकसित भारत का आधार है ये बजट? बहुत ही बढ़िया बजट है। ये एक विजनरी बजट है, लॉन्ग टर्म का बजट है। सुबह से तमाम चैनल्स पे शो कर रहा हूं, जनता भी मेरे साथ जुड़ी हुई थी। लोगों को अभी थोड़ा वक्त लगेगा इसको समझने में। इससे सबसे पहले तो आम आदमी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, सैलरीज में इंक्रीमेंट आएगा। देखिए, जो बहुत सी चीजें इसमें हुई हैं, आप देखिए सेमीकंडक्टर पे 40,000 करोड़ का एलोकेशन, ये आज के एटमॉस्फेयर में बहुत बहुत जरूरी है। हर मोबाइल फोन, हर लैपटॉप, हर गाड़ी, हर कलर टीवी, उसकी आत्मा होती है सेमीकंडक्टर। तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में आएगी वो आज टैरिफ के जमाने में हिंदुस्तान को बहुत स्ट्रांग बनाएगी। चाइना के मुकाबले हमें काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बना देगी। बायो फार्मा अगेन बहुत विजनरी चीज है। फ्रेट कॉरिडोर्स, रेल कॉरिडोर्स, इंफ्रा के ऊपर 12 लाख करोड़ से ऊपर का खर्चा। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बूम आ जाएगा और यूथ के लिए बहुत सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। यूथ के लिए जॉब्स में इंक्रीमेंट आ जाएगी। देखिए, बजट को मैं लोगों को कहूंगा, मात्र इनकम टैक्स में कितना कंसेशन मिला उसका टूल ना माने। बजट को ये देखें कि ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ कैसे करेगा। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी ही डजंट अंडरस्टैंड टर्म्स लाइक GDP, deficit, all those things. He wants to know whether his income would increase, his expenses would reduce. ये आम आदमी की कमाई बढ़ा देगा, चाहे आप एक व्यापारी हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं। और क्योंकि बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो इन्फ्लेशन को जो है, सप्लाई चेन को बहुत स्मूथ कर देगा, इन्फ्लेशन कम कर देगा। आम आदमी को क्या चाहिए कि उसकी कमाई बढ़ जाए, उसके खर्चे कम हो जाए। बहुत से यूथ इंडिया में अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? वो यूथ जो अपने टैलेंट की वजह से, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वजह से 2 लाख रुपए महीना की सैलरी जॉब कर रहा, जो डिजर्व करता था, उसे जॉब मिली हुई थी 70,000 रुपये महीना की। अब इससे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी कि उसको उसकी क्वालिफिकेशन और टैलेंट के कमेंसरेट जॉब मिल जाएगी, साथ उसका खर्चा कम हो जाएगा। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ विजनरी बजट है, लॉन्ग टर्मिश बजट है, पाथ मेकिंग बजट है। आज टैरिफ के जमाने में इसी तरह की चीज होनी चाहिए थी, जो ओवरऑल हिंदुस्तान को, जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हम सबके लिए ख्वाब देखा है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उस रास्ते पे ये बहुत तेजी से ले जाएगा। और हर वर्ग के लिए इसमें चीजें हैं। हमारे कॉफी फार्मर्स के लिए चीजें हैं, फिशरीज के लिए चीजें हैं, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा? हिंदुस्तान की ग्रोथ डाइवर्सिफाइड हो जाएगी। हिंदुस्तान की ग्रोथ ये नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में रहेगी। हिंदुस्तान की ग्रोथ बठिंडा में होगी, पटियाला में होगी, बरनाला में होगी। हिंदुस्तान की ग्रोथ रोहतक में होगी, महम में होगी। हिंदुस्तान की ग्रोथ ओवरऑल कंट्री में होगी। इससे सबसे पहले होगा हमारी जो बेटियां हैं, जो दूर दराज एरिया में बैठी हुई हैं, उनको अपने घर के पास रोजगार मिल जाएगा। बहुत से क्या होता था, हमारी बेटियां क्वालिफाइड थी, टैलेंटेड थी, लेकिन वो बिटिया जो है घर से दूर, जो है 1000 किलोमीटर दूर, शी वॉज रिलक्टेंट टू ट्रेवल टू दिल्ली और मुंबई फॉर अ जॉब। Now she'll get the job much more closer to her home. तो बेटियों को हम रोजगार दे पाएंगे, उनको ज्यादा एफिशिएंट बना पाएंगे। मतलब आकाश जी है कि हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन जरूर है, लेकिन क्या आज भी हम ऐसी स्थिति में है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी कि सरकार के सामने जो फिस्कल डेफिसिट का एक बड़ा चैलेंज रहता है, क्या वो आज भी है? आप इसको भी आसान भाषा में समझाइए कि असल में सरकार की कमाई कितनी है, कहां पर कितना खर्च होता है और कितना बचता है, या फिर बचता है भी या नहीं बचता है। आम आदमी की तो बात दूर की है। जी, फिस्कल डेफिसिट का आम आदमी को मतलब समझा दूं। सरकार की कमाई और खर्चे के बीच में गैप। सरकार का खर्चा ज्यादा होता है, कमाई कम होती है। और मैं यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमण साहिबा को, मोदी सरकार को मुबारकबाद दूंगा कि डेफिसिट को हमने रिड्यूस कर लिया है। डेफिसिट रिड्यूस होना हिंदुस्तान की तरक्की की निशानी है। इसका मतलब आम आदमी को फायदा है। जैसे घर का बजट है, कमाई है 1 लाख रुपए, खत्म हो रहा है 1,08,000 रुपए, तो वो 8% का डेफिसिट है। यहाँ हमने डेफिसिट को रिड्यूस कर लिया है। इसका मतलब बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है।
बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके अलावा देखिए इनकम टैक्स कलेक्शन में हमने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इनकम टैक्स में 12 लाख तक की इनकम एक तरीके से एग्जेम्प्ट कर दी गई थी, तो वहाँ भी 8% ग्रोथ आई है इतनी एग्जेम्पशन के बावजूद, 17 दिसंबर का जो डेटा बताता है। जीएसटी कलेक्शन में, जीएसटी में 2 स्लैब्स हमने खत्म कर दिए थे। इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों से कंजम्पशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, और जीएसटी भी जो बड़ी है, जीएसटी जो अप्रैल से दिसंबर तक का डेटा है 6.7% बढ़ी है, 17 लाख करोड़ के आसपास की जीएसटी है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बहुत तेजी से तरक्की की तरफ जा रहा है। लोगों को देखिए ये थोड़ा सा इस चीज को देखना होगा कि आप मात्र प्राइमा फेसाई बेनिफिट्स ना देखिए, आप मात्र ये ना देखें कि इनकम टैक्स में क्या दे दिया गया, आप देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान की तरक्की के नए पन्ने लिखेगा ये बजट। क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की होगी तो सीधी सी बात है आपकी अपनी तरक्की होगी। मतलब इंडिविजुअल लेवल पर भी ग्रोथ स्टोरी एक इंसान लिख सकेगा। हमारे साथ अजय गिल जी भी लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय गिल जी, भाई सबसे पहला पॉइंट तो ये आम आदमी को बड़ी उम्मीद रहती है, बड़ी सरसरी निगाहों से देखता है एक आम आदमी कि भाई इनकम टैक्स स्लैब में क्या कोई बदलाव हो रहा है, क्या उसका दायरा बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। चर्चाएं तो ऐसी चल रही थी प्री बजट के दौरान कि 12 लाख का जो स्लैब था, हालांकि 2 रिजीम है, इस बात की चर्चा होती रही है, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, लेकिन जो 12 लाख का जो टैक्स स्लैब था उसे 1 लाख रुपए और बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर से ये खबर जरूर आ गई है कि जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है वो कुछ महीने बाद लागू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 1 अप्रैल 2026 से जो नया इनकम टैक्स जो है वो लागू होने वाला है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें भी न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम दोनों ही रहेंगे, लेकिन आज के दिन 90 से 95% न्यू रिजिम में जा रहे हैं। ओल्ड रिजिम इज़ नॉट बेनिफिशियल एज ऑन डेट। तो नया एक्ट जो आया है, इसकी जो सबसे पॉजिटिव चीज़ मैं कहूँ, ये एक रिफॉर्म है। जैसे कि एक जीएसटी रिफॉर्म 2017 में आया था और अब जो अक्टूबर 22 में फिर से एक जीएसटी रिफॉर्म लागू किया था, जिसके थ्रू प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया गया था। रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अब आसान हो गए, बीच में रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो गए थे। एक रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको 1 महीने तक इंतजार करना पड़ता था, और एक व्यापारी कंट्रीब्यूट करना चाहता था इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, जीडीपी में, और वो अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं ले पा रहा था। यही रिफॉर्म अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी इनकम टैक्स एक्ट में भी लेके आए हैं। इसमें सबसे जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो आपको फॉर्म रिटर्न फाइल करनी है वो बहुत सिंप्लीफाइड होगी, लिमिटेड पेज की होगी, इंफॉर्मेशन वो मांगी जाएगी जिससे कि आपका असेसमेंट करने में आसानी होगी। अभी तक जो फॉर्म्स थे बहुत पुराने थे, पुराना एक्ट था, उसको एक आम आदमी पढ़ नहीं पाता था, एक सिर्फ प्रोफेशनल ही उसको पढ़ पाता था। जब तक आप किसी चीज को, एक्ट को नहीं पढ़ पाओगे, आप उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाओगे। आपके लिए कौन सी चीज करनी अनिवार्य है, किस चीज से आपको बचना चाहिए, कौन सा कंप्लायंस आपको पूरा करना है, वो पुराने एक्ट में 1961 में लागू हुआ था। तो 60 साल 65 साल होने के बावजूद वो एक्ट में अमेंडमेंट होके इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि एक आम आदमी और इवन प्रोफेशनल्स को भी बहुत दिक्कत आती थी कि पुराना एक्ट में क्या था, आज क्या बदलाव किया है। तो ये एक बेस इस्टेब्लिश हो गया जो नया एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके साथ 1-2 और सिंप्लीफिकेशंस जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, उसमें टीसीएस का मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। टीसीएस 1% कर दिया गया, जो अलग अलग किसी में 15% था, कोई 5% था, तो उसका भी सिंप्लीफिकेशन किया है। जैसे फॉरेन में आप टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं तो आपका 5% टीसीएस कटता था, उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। आप एजुकेशन के लिए जाते थे, वहां पर आपका टीसीएस कटता था, वो भी आपका रिड्यूस करके कम कर दिया गया है। एक आम समस्या लोगों को आती थी फॉर्म 15G और 15H को सबमिट करने के लिए, वो आपको हर बैंक को अलग अलग आपको डिपॉजिट करना पड़ता था, बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, मैनुअल होता था, उसके बावजूद भी आपका टीडीएस कट जाता था, तो आपको रिफंड लेना पड़ता था, जो कि अब पिछले महीने में आप देखोगे तो बहुत रिफंड अटके रहे थे सरकार के। वित्त मंत्री की तरफ से भी ये बयान आया था कि भी हम दिसंबर में या जनवरी में उसको क्लियर कर देंगे। तो उसमें अब एक सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी बना दी गई है सरकार के, बना दी उसका मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है ताकि राहत मिल सके। जी आकाश जिंदल जी, भाई विकसित भारत की नींव, विकसित भारत का आधार ये बजट, जैसा कि शुरुआत में सवाल भी पूछा गया और इस बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने भी किया है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी किया है कि एक नई शेप देगा, नया आकार देगा। देखिए, मेगा टेक्सटाइल फॉर्म की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत एलोकेशन आ रहा है, साथ ही साथ आप देखिए गेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसका क्या है, ये सारे विकसित भारत की तरफ लेके जा रहे हैं।
देखिए, चाइना ने 80s में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत नई क्रांति लाई थी। उसी तरह के प्रोविजन रखे गए हैं कि चाइना से बड़ी हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन जाए। प्रधानमंत्री साहब ने हमेशा कहा है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। तो ये जो बजट है ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पे हमें ले जाएगा। इससे क्या है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी। देखिए, ऑलरेडी 8.2% की हमारी जीडीपी ग्रोथ है, जो कि जर्मनी से, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, उससे कहीं ज़्यादा तेज है। यूएस से तेज है, जापान से तेज है। अब ये जीडीपी ग्रोथ हमारी और बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और विकसित भारत 2047 तक का ये क्लियर कट रोड मैप है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जब जाल बिछेगा तो होगा क्या, हिंदुस्तान के इंटीरियर्स में प्लांट्स लगेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, इससे हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ेगी, इससे टैक्स जनरेशन बढ़ेगी और यूथ को थ्रू आउट इंडिया जॉब जनरेशन हो जाएगी। ग्रोथ जो है डाइवर्सिफाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ मात्र दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में रहेगी। ग्रोथ छोटे छोटे शहरों में, गांव में जाएगी और वही शहर और गांव हिंदुस्तान की पहचान है। किसान भाइयों के लिए भी, रूरल इकोनॉमी के लिए भी देखिए, फिशरीज पे बहुत फोकस किया गया है, फिशरीज में ग्रोथ आएगी। साथ ही साथ कॉफ़ी फार्मर्स के लिए एलोकेशन दी गई है, यानी हर वर्ग के लिए एलोकेशन दी गई है ताकि हर वर्ग में कमाई बढ़ सके। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो जो हमारे किसान भाई जो कैश क्रॉप्स उगाते हैं उन्हें वो क्रॉप्स मंडी तक लेके जाना आसान होगा। जो किसान भाइयों की फसल नष्ट हो जाती थी वो नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों की इनकम भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बन जाएगा तो इंडस्ट्रीज जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर जाएंगी। जैसे अगर मैं अपने स्टेट पंजाब की बात करूं तो वहाँ की जो इंडस्ट्री है, लुधियाना में बहुत सी इंडस्ट्री है, जलंधर में स्पोर्ट्स कोड है, गोविंदगढ़ में कभी स्टील इंडस्ट्री हुआ करती थी, तो वो सब जो है अब जल्दी से फिनिश प्रोडक्ट अपने मार्केट तक पहुंचा पाएंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा बूम आ जाएगा। और आज जब ट्रंप साहब बात करते हैं मागा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ऐसे में हर कंट्री को अपना हित देखना बहुत जरूरी है। हमने देखा किस तरीके से जो है टैरिफ्स लगाए गए, टैरिफ्स और रिटेलिटरी टैरिफ लगाए गए। तो ऐसे में डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। अभी हिंदुस्तान का ईयू के साथ बढ़िया टाई अप भी हुआ है, तो उसका भी हमें फायदा इस बजट के जरिए मिलेगा। तो आकाश जी इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाह रहा हूं। भाई, सरकार पहले 2-3 साल पहले तक डिसइन्वेस्टमेंट की बात बहुत करती थी, चर्चा बहुत होती थी और कुछ हद तक इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश की, लेकिन अब 1-2 साल से मैं देख रहा हूं डिसइन्वेस्टमेंट की बातें नहीं होती। सर देखिए, आजकल बात होती है पीपीपी की, आजकल बात होती है नए प्रोजेक्ट्स पुटअप करने की। अब बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री जैसे सेमीकंडक्टर है, वो इंडस्ट्री पहले हिंदुस्तान में उस लेवल पे थी ही नहीं, अब वो इंडस्ट्री आ रही है। अब सेमीकंडक्टर दर्शकों को बता दूं कि सेमीकंडक्टर क्या चीज है, आम आदमी से कैसे रिलेट करती है। हर मोबाइल फोन के लिए सेमीकंडक्टर चिप चाहिए, हर लैपटॉप के लिए चाहिए, हर एलईडी के लिए चाहिए, हर कार के लिए चाहिए। अब ये 4 चीजें तो हर आम आदमी को टच करती हैं। हर आम आदमी के पास मोबाइल फोन है, चाहे वो मेरी बहन हो जो घरों में पार्ट टाइम जाके काम करती है, चाहे मेरा वो भाई हो जो सड़क के किनारे चाय बेच रहा है। तो मोबाइल फोन सस्ता होगा तो सबको फायदा होगा। लैपटॉप हम जानते हैं सिर्फ आकाश जिंदल जैसे लोगों के लिए नहीं, आजकल तो स्टूडेंट्स तक लैपटॉप यूज करते हैं। हर जो है विद्यार्थी लैपटॉप यूज करता है, तो उसके लिए वो सस्ता हो जाएगा। सिमिलरली कार्स जो है हिंदुस्तान में बहुत सेल होती है, तो कार्स में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो सेमीकंडक्टर चिप्स हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी वो नहीं होगी। एलईडी सेट, हर घर में कलर टीवी चाहिए, बहुत से घरों में एलईडी आ चुका है, बाकियों में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी से डायरेक्टली रिलेट करने वाली चीजें हैं ये, जो आम आदमी को बेनिफिट देगी। बायोफार्मा में हम इतना एडवांस पहुंच जाएंगे कि दुनिया भर को एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेक्स आएगी। यहाँ पे फॉरेक्स आएगी तो क्या होगा, नौकरियां, रोजगार, कारोबार, बहुत से हमारे जो इंडस्ट्रीज भाई हैं जो एमएसएमई सेक्टर में हैं उनको फायदा मिलेगा। बहुत से हमारे यूथ जो टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप देखिए इंफ्रा के ऊपर जो है कितना वो लग रहा है, मेगा टेक्सटाइल फॉर्म। अब टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत हमारी ग्रोथ हो जाएगी। अब देखिए हिंदुस्तान का ईयू के साथ एफटीए हुआ है जी। अब मेजर एक्सपोर्ट की हमें वहां अपॉर्चुनिटीज मिलनी है, तो मेजर एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिलनी है, उससे पहले वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग तो चाहिए। अब वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चाइना में था और हिंदुस्तान में उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक विजनरी बजट है ये, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के फेज में हमें लेके जा रहा है
और आने वाले सालों में इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक गोल्डन बजट के रूप में देखा जाएगा, पाथ ब्रेकिंग बजट। मैं इस बजट को 10 में से 9.8% मार्क्स दे रहा हूँ, 9.8 मार्क्स दे रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड, सबसे इंपॉर्टेंट आम आदमी को फायदे देने वाला। आम आदमी का टारगेट क्या होता है? आम आदमी का टारगेट ये होता है कि उसकी कमाई बढ़े और खर्चा कम हो। बिल्कुल। तो ये देश के आम आदमी की कमाई बढ़ाएगा और उसका खर्चा कम होगा। उसके घर का बजट उसके घर में खुशहाली ले आएगा। आम आदमी को क्या चाहिए? उसकी ₹1,00,000 महीना कमाई थी, खर्चे हो रहे थे 95,000, वो तो कह रहा था बचेगा मेरे पास कुछ। तो ऐसे में अब आम आदमी की कमाई अगर 1.5 लाख होती है, खर्चे हो जाते हैं 80,000, 70,000 रुपये उससे बच जाते हैं, जिससे अपने वो छोटे छोटे शौक पूरे कर पाता है, पिकनिक पे जाने पे, शॉपिंग करने के, रेस्टोरेंट जाने के। वही तो एक बजट होता है। तो घर के बजट को अच्छा बना देगा ये। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर एक तार्किक निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि ये नए भारत की नई इबारत लिखने वाला है ये बजट। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।